अब हम लोग प्रश्न में आते हैं। देखिए प्रश्न में क्या है, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जब एक दिक्सूचक को कहाँ पर लाते हैं, चुंबक के निकट, तो दिक्सूचक को जब चुंबक के निकट लाते हैं तो उसकी सुई विक्षेपित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये पहला प्रश्न है। तो देखिए उसका जवाब है, दिक्सूचक की सुई चुंबक होती है। देखिए दिक्सूचक की सुई क्या है, एक चुंबक है, इसलिए दिक्सूचक की सुई जब चुंबक के निकट लाई जाती है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से आकर्षित होती हैं। देखिए दिक्सूचक तो एक चुंबक है, और जब दिक्सूचक को चुंबक के सामने लाएंगे तो दिक्सूचक की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आकर्षित होगा, चुंबक से क्या होगा, आकर्षित होगा। यही कारण है कि दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण 12.1। ठीक है, किस पर बात करेंगे, उदाहरण 12.1 पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन, अगर इसे इंग्लिश में कहें तो पावर लाइन। ठीक है, तो किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब यहां पर दिया है कि विद्युत धारा किस ओर से किस ओर जा रही है। तो क्या दिया है, विद्युत धारा किधर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में, यानी कि इधर, ये ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। ठीक है, इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो प्रश्न यही है कि अगर ये तार है, ठीक है, ये तार, और इसमें विद्युत धारा किधर जा रही है, ईस्ट से वेस्ट, तो प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि इस तार के नीचे मान लेते कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अगर तार के ऊपर में कोई बिंदु लें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो आइए इसको समझते हैं। तो समझने से पहले हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं ये एक सतह हो गया, ठीक है, ये एक सतह हो गया, ठीक है, ये एक सतह, और यहाँ पर ये देखिए एक तार इससे होके गया है। तो आपको यहाँ पर देखने से पता चल ही जा रहा है ना कि यहाँ पर देखिए ये जो सरफेस है, यानी सतह जो है और तार है, इसका जो है 90 डिग्री है ना। यहाँ पर क्या है, ये सरफेस जो है यानी सतह जो है और तार के बीच में क्या है, समकोण है, लंबवत है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर यूज होने वाला है, तो इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बता दिया। तो देखिए ध्यान से, विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही। ये तो मेरा क्वेश्चन में बोला था कि विद्युत धारा किधर जा रही है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है। ठीक है, अब यहां कहता है कि दक्षिण हस्त अंगुश नियम को लागू करने पर, अब हम क्या करते हैं, यहां पर इस तार में हम दक्षिण हस्त अंगुश नियम को लागू करते हैं और इसको इधर से देखते हैं, पूर्व से देखते हैं। तो पूर्व से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत, देखिए तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी। मतलब देखिए क्या बोलना चाह रहा है, अगर ये तार हैं और आप इसको इधर से देख रहे हैं, ठीक है, इस ओर से आप देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इधर से देखने पर चूंकि करंट इधर जा रहा है तो इधर से देखने पर आपको पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं ये इस तरह से, ये ऐसे घड़ी की दिशा में, जिसको हम लोग कहेंगे दक्षिणावर्त होगी आपकी, यानी कि इस तरह से होगी। ठीक है, किस तरह दिखाई देगा, इधर से देखने पर, पूर्व से देखने पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो दक्षिणावर्त होगा, और ये कहां पर होगा, इस तार के लंबवत तल में। ठीक है,
किंतु अगर इसी को अगर आप इधर से देखते हैं, किधर से, मतलब तार के इधर से देखते हैं, आप इस ओर से देखते हैं, मान के ये हम आंख बना रहे हैं और आप इधर से देख रहे हैं, पश्चिम तरफ से देख रहे हैं, तो आपको कैसा दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा वो इस तरह से जाते हुए दिखाई देगा, यानी घड़ी के विपरीत। ठीक है, पश्चिम सिरे से देखने पर आपको क्या पता चलेगा? पश्चिम सिरे से देखने पर, अवलोकन करने पर हमें क्या पता चलता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हुआ। अब हम लोग प्रश्न आते हैं इस पर, देखिए क्या लिखा है प्रश्न में। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। मतलब इस प्रश्न में हमें क्या बोला है? छड़ चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, उसको खींचना है, उसको बनाना है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो देखिए उसका आंसर क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यानी प्रकट होती है। देखिए उत्तरी ध्रुव से सब निकला हुआ है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है, मतलब आके समाप्त हो जाता है, यहाँ आके मिल जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर हम चुंबक के बाहर में बात करें तो ठीक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर अगर हम बात करें, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से, यानी कि इस बार उल्टा है, मतलब चुंबक के भीतर अगर बात करें ना तो किधर से किधर जाता है? चुंबक के भीतर वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि किधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकला है और किधर समाप्त हुआ है, और चुंबक के भीतर कहाँ होता है? एस से एन जाता है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा के जितने भी गुण होते हैं ना, तो उसे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। क्या क्या गुण है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है, ये पहला बात कि वो उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है। दूसरा, यह दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। ठीक, पहला क्या है कि ये उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है, दूसरा क्या है? दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। तीसरा क्या है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। और चौथा पॉइंट की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। मतलब सीधे तौर पर कहें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इस प्रकार से हमने 4 पॉइंट्स के बारे में बताएं। ठीक है, पहला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है। दूसरा क्या है? यह दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। तीसरा क्या है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। और चौथा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब नहीं काटती हैं। तो प्रश्न 3 को देखेंगे कि देखिए प्रश्न 3 में क्या है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। इसका क्या जवाब है? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे ऐसा करें, यानी कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद करें या काटें, तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर, माने जहां पर कटा है उस प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। तो आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास, मतलब एक मेज है, उसके तल में यानी कि उसके सरफेस में, उसके सतह में एक
वृत्ताकार क्या है, पास है, यानी कि वृत्ताकार आकार की एक बंद आकृति है। मतलब तार को गोल जैसा बनाया गया है और जो बंद आकृति होती है ना उसी को पास कहते हैं। तो कहता है मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मतलब एक वृत्ताकार पास को कहाँ पर रखा गया है, मेज के तल में। ठीक, मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कैसी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। मतलब इस प्रश्न में तब दे दिया है कि विद्युत धारा किस ओर बह रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके आप अब यहां पर क्या कीजिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लागू कीजिए और पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। आइए उसका जवाब जानते हैं। तो देखिए, यदि मेज के तल में तार का वृत्ताकार पास पड़ा है, ठीक है, मेज के तल में क्या पड़ा है, वृत्ताकार पास, ठीक है, जो तार की बनी हुई है, इसमें दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए ध्यान से, ये मान लेते हैं ये मेज की ऊपरी सतह है और देखिए यहाँ पर एक पास को रखा गया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्युत धारा देखिए दक्षिणावर्त जा रहा है। विद्युत धारा कैसे जा रही है, दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें और इसके लिए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाते हैं तो पाते हैं क्या कि ये जो पास है ना, ये जो पास, इसके लंबवत, देखिए इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और पास के भीतर क्या देखते हैं, पास के भीतर देखिए अंदर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर से नीचे की तरफ है ना। और यदि हम पास के बाहर देखें, पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो लंबवत, यहाँ भी है, यहाँ भी लंबवत है मगर थोड़ा डिफरेंट है, ये नीचे से ऊपर की ओर होगी। तो एक बार संक्षिप्त में बता देते हैं कि एक वृत्ताकार पास को कहाँ पर रखते हैं, मेज में रखते हैं और मेज में रखते हैं और उसमें विद्युत धारा कैसी प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही है और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का लगाते हैं तो पाते हैं कि पास के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत नीचे की ओर जा रही हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है और पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी दिए गए क्षेत्र में, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि कोई क्षेत्र है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा है, एक समान है। इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। मतलब आपको ड्रॉ करना है और आपको बताना है कि कहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। देखिए ये एक परिनालिका है। क्या है ये? एक परिनालिका और इसके चारों ओर ये उसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया परिनालिका का। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो पाते हैं क्या, परिनालिका के भीतर देखिए सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी सीधी और एक दूसरे के समांतर है, एक समान है और एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो अब नीचे देखिए जो लिखे हैं उसको समझाते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर, मतलब एक परिनालिका है जिसमें विद्युत उसमें प्रवाहित हो रही है, तब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो कैसी होती हैं? एक समान होती हैं। तो जो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को छापिए, तो इसका आंसर यही हुआ, परिनालिका के भीतर। तो इसका छापने से पता चल गया कि परिनालिका के भीतर क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर सही विकल्प को आपको पहचान करना है। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका है और उसके भीतर आपको चुंबकीय क्षेत्र को बताना है कि कैसा होता है। तो देखिए
पहला जो विकल्प में दिया है वो होता है शून्य होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं अभी कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो शून्य नहीं होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, लिखा है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब परिनालिका है तो परिनालिका के कहता है कि जब आप सिरों के पास पहुंचते हैं तो इधर घटने लगता है। तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं परिनालिका पर सभी एक दूसरे के समांतर होती है, एक समान होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, पहला तो गलत था ही। फिर तीसरा पूछता है कि इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, तो ये भी गलत है, बढ़ता नहीं है। आपको पहले भी बोल चुके हैं कि एक समान रहता है, तो इसका आंसर यही वाला होगा, चौथा वाला डी, सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। तो देखिए उदाहरण 12.2। तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है। तो लिखा है चित्र 12.14, ये जो है चित्र 12.14 में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉन की जो गति है, इलेक्ट्रॉन की जो गति है कैसी है, लंबवत है। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो यहां प्रश्न आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी। तो ये भी ऑप्शन वाला है, आपको पहचान करना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो आइए मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मगर उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जिस ओर जाता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। तो अब यहां देखिए, मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, समझाने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छा से समझा पाए। ये एक सरफेस है, ठीक, जैसा चित्र में दिया था उसी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ रहा है, इधर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए अब चित्र देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ठीक। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र है आपका इस ओर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो, आपको लिख देते हैं, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का। तो अगर आप यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है, यानी कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाएंगे तो बल ज्ञात होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहा है तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, पहले वो तो लिख लीजिए। तो विद्युत धारा की दिशा इसका विपरीत इधर होगा, ये होगा विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, इधर होगा विद्युत धारा की दिशा, ठीक। तो आप अपना लेफ्ट हैंड को एक दूसरे के लंबवत कीजिए, जिसमें एक दूसरे के लंबवत मतलब क्या, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत कीजिए। तो ऐसा अरेंज कीजिए कि आपका जो तर्जनी होगा, तर्जनी उंगली किधर होगा, तर्जनी उंगली इस ओर होगा, मध्यमा उंगली इधर होगा। तो आप अपना अंगूठा देखिए, आपका अंगूठा ना इस ओर होगा, नीचे की तरफ अंगूठा होगा। अंगूठा किधर होगा, नीचे की तरफ। और अंगूठा क्या बताता है, उस पर लगने वाला बल। तो अगर इसको आप कागज समझ लेते हैं तो पता चल जाता है कि कागज के नीचे की तरफ बल लग रहा है। तो इसका आंसर कहां पर होगा, ये देखिए, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आगे क्या दिया है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। देखिए कोई एक प्रोटॉन है और चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से गति कर रहा है, तो उसके गति करते समय क्या परिवर्तित हो सकती है, यही प्रश्न पूछ रहा है। अब इसमें फिर यह भी लिखा है कि यहाँ एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जब कोई आवेश, ठीक है, आवेश वाला कण, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, जब वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल आरोपित करता है।
और हम लोग जानते हैं कि जब बल आरोपित होगा तो उसकी दिशा तो बदलेगी, उसकी दिशा बदलेगी। तो अगर मान लेते हैं कि ठीक है, उस अगर प्रोटॉन इंटर किया, प्रोटॉन अंदर में प्रवेश किया, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ मान लेते हैं, मगर दिशा तो परिवर्तित होगा ना, क्योंकि बल लगने से दिशा बदलती है। तो अगर चाल परिवर्तित नहीं हुआ है और दिशा बदल रहा है, और हम लोग जानते हैं वेग में दिशा होती है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सही प्रश्न मतलब सही उत्तर होगा वेग, जिसमें वेग बदल जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि संवेग का फॉर्मूला जो होता है, संवेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है बच्चा m/v, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं वेग को बता रहा है। जब अभी आपने देखा कि वेग परिवर्तन होता है तो संवेग भी तो परिवर्तन होगा, क्योंकि संवेग यहां पर देखिए वेग से बना है। तो यहां पर दो आंसर सही है, वेग भी और संवेग भी। अगला प्रश्न है, देखिए, क्रियाकलाप 12.7 में हमारे विचार से छड़ AB का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा। देखिए, अगर हम क्रियाकलाप की बात करते हैं तो क्रियाकलाप 12.7 में एक नाल चुंबक के सामने एक एल्युमिनियम की छड़ रखा गया था और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उस पर बल लगा था और विक्षेप हुआ था। तो उसी के संबंध में यहाँ पर प्रश्न है कि ठीक है, AB का विस्थापन हुआ, छड़ का विस्थापन हुआ, तो वो किस प्रकार प्रभावित होगा, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए, अगर करंट बढ़ जाए, विद्युत धारा का मान बढ़ जाए तो बल क्या होगा, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है, अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए, मतलब जो नाल चुंबक लिए हैं अगर उसको हम पावरफुल मतलब प्रबल किस्म का नाल चुंबक लेंगे तब बल क्या होगा। और तीसरा प्रश्न है उसी में, अगर छड़ AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। देखिए, छड़ AB का विस्थापन उस पर लगे चुंबकीय बल के कारण अधिक होगा। देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि अगर चुंबकीय बल यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा विस्थापन उतना ज़्यादा होगा। तो देखिए ध्यान से, यदि छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो, अगर हम विद्युत धारा को हम बढ़ा देते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, विद्युत धारा के बढ़ने से उस छड़ के चारों तरफ अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, छड़ अधिक बल के साथ विक्षेपित होगा। मैं पुनः दोहरा देना चाहूंगा, यदि छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए, करंट बढ़ा दिया जाए, तो छड़ अधिक बल के साथ विक्षेपित होगा। अब दूसरा देखिए, यदि अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए, अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि के कारण, क्योंकि नाल चुंबक के कारण वहां पर आसपास में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। अब तो चुंबकीय क्षेत्र जहां बढ़ा, सीधी बात है, छड़ जो होगा अधिक बल के साथ विक्षेपित होगा। अब अंत में आता है, यदि छड़ की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। देखिए, अगर हम छड़ की लंबाई में वृद्धि करेंगे तो वैसी स्थिति में भी चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना लंबा होगा छड़ तो उतना लंबाई तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी, इसलिए यहाँ पर भी अधिक बल के साथ विक्षेपित होगा। अब जो अगला प्रश्न है उस पर विचार करते हैं। तो देखिए, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, मतलब कोई धनावेशित कण है जो पश्चिम की दिशा में जा रहा है, और मान सकते हैं आप धनावेशित कण में किसी अल्फा कण को, ठीक है, और वो किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। देखिए, तो दो चीज पता चल गया कि धनावेशित कण किस ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है,
और कहाँ पर जा रहा है, न किसी चुंबकीय क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र ने क्या किया, उस पर बल लगाया जिसके कारण वो उत्तर की दिशा में विक्षेपित हो गया। तो आपका प्रश्न यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है तब। तो आइए इसको समझते हैं। तो पहले दिशा के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी बना लेते हैं दिशा के लिए, देखिए ध्यान से। तो इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर पर साउथ। ठीक है, अब जो क्वेश्चन ने पूछा है उसके हिसाब से अरेंज कीजिए। धनावेशित कण किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर। और हम लोग जानते हैं धनावेशित कण की गति की दिशा ही करंट की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा। तो इसका मतलब विद्युत धारा इधर जा रहा है, यानी आई करंट पश्चिम की तरफ। ठीक है, अब बल किधर लग रहा है, उत्तर की तरफ, यानी कि यहाँ पर बल जो लग रहा है वो उत्तर की तरफ लग रहा है। इस और दूसरा कलर से करते हैं, इधर लग रहा है आपका बल। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था, वामस नियम, उसको लागू करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसको व्यवस्थित कीजिए जैसा बताया गया है उसके हिसाब से। ने कैसा बताना है, करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है आपका पश्चिम की तरफ। ठीक, तो जब आप इसको पश्चिम की तरफ कीजिएगा तो आप अपना लेफ्ट हैंड का जो मध्यमा उंगली है ना, मध्यमा उंगली, उसको पश्चिम की तरफ कीजिए और अंगूठा किधर कीजिए, अंगूठा कीजिए उत्तर की दिशा में, क्योंकि अंगूठा आपको फोर्स बताता है। तो वैसा रखने पर आप क्या पाएंगे, आपकी जो तर्जनी उंगली है ना, देखिए ध्यान से, आपकी जो तर्जनी उंगली होगी वो ऊपर की तरफ सूचित करेगा। मैं एक बार पुनः रिपीट करना चाहूँगा, जब लेफ्ट हैंड में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली को अरेंज कीजिए। ठीक है, मध्यमा उंगली किधर करना है आपको, पश्चिम की तरफ, अंगूठा किधर करना है, उत्तर की तरफ। तो आपकी जो तर्जनी उंगली जो होती है वो ऊपर की तरफ होगा। तो इसका जवाब आता है, इसका जवाब आता है ऊपरी मुखी। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं कि आगे प्रश्न क्या दिया है। तो देखिए, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम हैं। सबसे पहले आपका आता है विद्युत फ्यूज। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा साधित्र को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। और दूसरा सुरक्षा का उपाय है, उसका नाम है भूसंपर्कन, यानी कि भूसंपर्क तार। तो देखिए, सभी विद्युत परिपथों का उचित भूसंपर्कन, जिससे विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी कारणवश क्या होता है, विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है और साधित्र के साथ सट जाता है, तब उसका विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फलस्वरूप इस साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। आप इसको संक्षिप्त में खाली नाम पूछता तो सिर्फ आप इसका नाम लिख सकते थे, विद्युत फ्यूज और भूसंपर्कन तार। अगर डिटेलिंग करना चाहते हैं तो इस तरह आप लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, 2 किलोवाट शक्ति अनुपातांक का एक विद्युत तंदूर, मतलब यहाँ एक विद्युत तंदूर है और उस पर कितनी शक्ति का अनुपातांक है, और वो है 2 किलोवाट। ठीक है, किसी घरेलू विद्युत परिपथ जिसमें 220 वोल्ट का सप्लाई है में प्रचालित किया जाता है। मतलब एक विद्युत परिपथ है जिसमें 220 वोल्ट है और उसमें एक विद्युत तंदूर को जोड़ा गया है
जिसकी पावर कितनी है 2 किलोवाट, ठीक है, जिसका विद्युत धारा अनुपातांक कितना है, उस परिपथ का विद्युत धारा अनुपातांक है 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आइए समझते हैं। तो देखिए इसका जवाब, विद्युत तंदूर द्वारा प्रचलित विद्युत धारा, मतलब विद्युत तंदूर में कितनी विद्युत धारा जा रहा है उसको यहाँ नीचे दिए गए व्यंजक से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है विभव गुना विद्युत धारा, ठीक है। आई क्या है, विद्युत धारा। चूंकि यहाँ प्रश्न में मेरा पावर दिया गया था, तंदूर की शक्ति दिया था, कितना था 2 किलोवाट, तो उसको 1000 से गुना करके हम उसको 2000 वाट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक। और क्वेश्चन में हमारा वोल्टता दी गई है तो वहाँ पे हम लोग लिख दिए 220। तो चूंकि यहाँ पर क्या दिया है न, P इक्वल टू वी आई दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं I, तो I बराबर क्या होगा P डिवाइडेड बाय V, ठीक है। तो P को देखिए जब हमने V से विभाजित किया तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो देखिए इतना आता है 9.09 आता है, ठीक। इस प्रकार विद्युत तंदूर द्वारा प्रचलित विद्युत धारा कितना आ रहा है 9.09 है। जबकि हम क्वेश्चन में देखे थे कि उसमें 5 एम्पियर का जिक्र किया था। तो जो परिपथ की सुरक्षित सीमा से अधिक है, उस परिपथ की सुरक्षित सीमा कितना था 5 एम्पियर, किंतु अब उस परिपथ में कितना जरूरी हो गया विद्युत धारा इसके लिए 9। अगर हम इसको 9 लेके बात करते हैं, इसे जानते हैं 9.09 दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये उसकी जो अधिकतम सीमा है उससे ज़्यादा करंट इसकी जरूरत हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, विद्युत फ्यूज तत्व पिघल जाएगा और परिपथ टूट जाएगा, क्योंकि 5 एम्पियर तक ठीक है सुरक्षित है, वो चल रहा है, विद्युत फ्यूज नहीं टूटेगा, किंतु अब धारा ज़्यादा आने लगा, यानी अतिभारण का सिचुएशन आ चुका है, मतलब उस तार में अब ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा। इसकी वजह से क्या होगा, विद्युत फ्यूज तत्व पिघल जाएगा, टूट जाएगा और परिपथ टूट जाएगा। अब अगला प्रश्न है, देखिए घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण हो रहा है मान लेते हैं, तो उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाना है तो आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, और वो क्या है वो देखिए। पहला सावधानी क्या है सुनिएगा, एक ही सॉकेट से एक से अधिक साधित्रों को नहीं जोड़ना चाहिए। एक सॉकेट में एक से ज़्यादा साधित्रों को नहीं जोड़िए, क्योंकि अगर आप एक ही सॉकेट से बहुत ज़्यादा साधित्रों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, उस तार में उसकी अधिकतम सीमा से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, जो अतिभारण का कारण बनता है। दूसरा क्या सावधानी बरतना है सुनिएगा, एक ही समय में बहुत अधिक साधित्रों का एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ही समय में कई सारे साधित्रों को प्रयोग करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है कि उस परिपथ में, आपके जो घरेलू परिपथ है उसमें बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। कब, जब एक साथ अधिक साधित्रों का प्रयोग करते हैं, तो इसकी वजह से भी अतिभारण आता है। उसके बाद तीसरा क्या सावधानी बरतना है, दोषपूर्ण साधित्रों को परिपथ में नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब अगर कोई साधित्र जो टूट गया है या खराब जैसा है तो दोषपूर्ण साधित्रों को कभी भी परिपथ में नहीं जोड़ना चाहिए। और चौथी सावधानी क्या है, विद्युत परिपथ में फ्यूज जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अब अभ्यास का प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो प्रश्न दिया है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, ये पहला बात बोला। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की
क्षेत्र रेखाएं अरीय होती हैं जिसका उद्भव तार से होता है। और चौथा में दिया है चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्र क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। इन चारों वाक्यों को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि ये सही है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब एक सीधी तार होती है ना और जैसे विद्युत धारा जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्री होती हैं और सभी का केंद्र इन क्षेत्र रेखाओं का वो तार में होता है। इस वजह से यहाँ का जवाब डी होता है। अब आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। जब लघु पतन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा कैसी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो अब इन चारों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग इस अध्याय में पढ़े हैं जब लघु पतन होता है तो अचानक ही अकस्मात अचानक ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब प्रश्न 3 पर विचार करते हैं। तो देखिए निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है। यहाँ पर आपको 2 कथन दिया है, आपको पहचान करना है कौन सही है और कौन गलत है। इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। तो देखिए पढ़ते हैं। किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होता है। चूंकि ये हम लोग पढ़े हैं कि वृत्ताकार जो पास होता है उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केंद्र में समांतर होता है, अर्थात तब ये वाक्य की जो है ये कथन जो है सही है। दूसरा कथन पे आते हैं। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विधुन्मय तार होता है। तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि विधुन्मय तार लाल रंग वाला है ना विद्युत रोधन वाला होता है। हरे रंग तो भूसंपर्कन तार के लिए होता है, तो ये गलत हो गया। देखिए अगला प्रश्न है 4 में। देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाइए। यहाँ आपको 2 तरीका बताना है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र को हम निम्नलिखित तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग बेसिकली 3 तरह का हमने तरीका बताए हैं। पहला तरीका है देखिए विद्युत धारावाही चालक। हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत धारावाही चालक के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है अस्थायी चुंबक, जो मतलब जो चुंबक है जिसको हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं वो तो चारों तरफ अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता ही है। और तीसरा तरीका हो गया विद्युत चुंबक। हम लोग जानते हैं कि परिनालिका के भीतर जब नर्म लोहा रखते हैं तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 तरीके का जिक्र किए हैं जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। चूँकि क्वेश्चन में तो 2 ही पूछा था पर हम लोग 3 दे दिए हैं। देखिए आगे प्रश्न क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो दिया है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। मतलब एक कोई चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। प्रश्न अब ये उठ रहा है कि किस समय बल अधिकतम होता है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। तो देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा जब एक दूसरे के लंबवत होती है उसी समय अधिकतम बल लगता है। देखिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं जिसमें क्या दिया है देखिएगा। मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं, ठीक, यानी आप एक चैम्बर में बैठे हैं और आपका पीठ क्या है,
आपका पीठ किसी दीवार से लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजता गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं फिर से प्रश्न को समझाना चाहूँगा। आप एक चैम्बर में हैं और आप एक दीवार पर बैठे हुए हैं और आपका पीठ दीवार से सटा हुआ है और आप जिस दीवार पर सट के बैठे हैं उस दीवार से क्षैतिजता इलेक्ट्रॉन निकलता है और सामने वाले दीवार की तरफ जाता है और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। इसका क्या जवाब है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है, यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में है। विद्युत धारा की दिशा सामने वाली दीवार से पीछे की दीवार तक है, यानी कि यहाँ पर जो विद्युत धारा की दिशा है ना, मान के 2 दीवार है तो यहाँ से इस ओर माने सामने वाली दीवार से पीछे की दीवार की तरफ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि प्रश्न में दिया है क्योंकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो था पीछे की दीवार से सामने की दीवार की ओर गमन करते हैं। ठीक है। चुंबकीय बल की दिशा दाईं ओर होता है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इस ओर आपका विद्युत धारा की दिशा होगा और बल किधर लग रहा था? इधर, इधर बल लग रहा था। तो अगर आप अपना लेफ्ट हैंड से मध्यमा उंगली, तर्जनी उंगली और अंगूठा को व्यवस्थित करेंगे तो अंगूठा आपको देखिए उधर फोर्स की तरफ होगा, ठीक है, और मध्यमा उंगली जो है ये मध्यमा उंगली होगा, ये अंगूठा होगा। तो आप अपना तर्जनी उंगली किधर पाते हैं? तर्जनी उंगली जो है नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी चैम्बर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अधोमुखी है, मतलब नीचे की दिशा में है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 7 में। तो देखिए क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ नियम बताना है। तो पहला प्रश्न क्या है वो देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें कौन सा नियम है ये बताना है। दूसरा प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल, इस पे कौन सा नियम होगा ये बताना है। तो देखिए इसका जवाब में पहला का प्रश्न का जो जवाब होगा जिसमें बताया गया है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से पता चलता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, या बोल सकते हैं मैक्सवेल का स्क्रू रूल जो दिया हुआ है। दूसरा है यहाँ पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल, तो ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से पता चलता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? तो देखिए इसका जवाब, तारों के विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त होने, जब तार का जो उसके ऊपर में जो विद्युत रोधन लगा होता है जब वो क्षतिग्रस्त होते हैं, अथवा साधित्र में कोई दोष होने के कारण जब विधुन्मय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है, इसे लघुपतन कहते हैं। अब हम लोग प्रश्न 9 पर देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है? ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है?
और इसी में आगे क्वेश्चन लिखा है, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए इसका जवाब, देखिए धातु के आवरणों से संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। देखिए धातु का जो आवरण है, अगर उसके साथ अगर हम भूसंपर्क तार को जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा, उस आवरण में उस धातु पर क्या होगा, अल्प प्रतिरोध का एक चालन पथ प्रस्तुत करता है, एक चालन पथ बनाता है। इससे विद्युत साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर, इससे क्या होता है, इससे विद्युत साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। मतलब किसी कारणवश साधित्र में अगर कोई धात्विक आवरण में क्या होता है, धात्विक आवरण में विद्युत धारा का क्षरण होता है, मतलब किसी कारणवश टच कर जाता है। धातु के आवरण पर जो तार जोड़े हैं और उसमें क्या होता है, उसके सतह से, धातु के सतह से अगर मान के वो तार सट गया तो इसकी वजह से क्या होता है, साधित्र का जो विभव होता है वो भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग भूसंपर्कित तार से जोड़े हैं। इस साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। इसलिए विद्युत साधित्रों का भूसंपर्कन आवश्यक होता